चलो तो बेटा बात कर रहे हैं आज किसके बारे में, हम हेलोएरीन्स के बारे में। आज हेलोएरीन्स का वन शॉट करेंगे और जितना हो सकता है इसको कॉम्पैक्ट करके कंप्रेस करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, है ना। देखो हेलोएरीन्स में सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेलोएरीन की प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हेलोएरीन को प्रिपेयर करने के मेनली दो मेथड है। सबसे पहला तो एरोमेटिक कंपाउंड से यानी बेंजीन से, दूसरा हम किससे बनाएंगे, एनिलीन से बनाएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरीन, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरीन, हेलोएरीन्स के प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब किस किस से बनाएंगे, एक बनाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड से थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो फर्स्ट हम बना रहे हैं बेटा थ्रू, फर्स्ट हम बना रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं शॉर्ट में इसको ESR लिखूंगा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, आपका कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके साथ आप यूज करते हो आयरन मेटल को डार्क में, या कई बार हम FeCl3 भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जामिनर Fe डार्क भी लिख के दे सकता है और FeCl3 भी लिख के दे सकता है ना। तो ये दोनों चीजें अपने को समझनी है ना। अब देखो सुनो, जैसे ही मैं मेटल के साथ यहाँ पे ऐड करा रहा हूं X2 को, यानी X2 को ऐड कराया, तो X2 क्या क्या हो सकता है बेटा, X2 मेरा हो सकता है Cl2 और Br2। X2 क्या क्या हो सकता है, Cl2 और Br2 हो सकता है। अब I2 क्यों नहीं हो सकता, F2 क्यों नहीं हो सकता, वो भी देखने वाले हैं ना। देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने X2 को ऐड कराया तो FeCl3 या Fe जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और आप सीधे हेलोजन को कहां पे जोड़ दो, सीधे रिंग पर जोड़ दो, लो बना, है ना। अब यहाँ पे क्लोरीन भी बन सकता है, ब्रोमीन भी बन सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरोबेंजीन भी बन सकता है और ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आयोडोबेंजीन को बनाने की कोशिश करें, दैट मीन्स अगर मैं यहां पर बेंजीन के साथ I2 को यूज करूं, देखो Cl2F2, Cl2 और Br2, I2 को यूज करूं आयरन की प्रेजेंस में डार्क में, है ना, तो होगा क्या, आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा, आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे आयोडोबेंजीन बना साथ में बनता है आपका HI, क्योंकि यहां से H भी तो, यहाँ हाइड्रोजन है ना, हर जगह क्या है, हाइड्रोजन है, तो आपका हाइड्रोजन हटेगा तभी तो आयोडीन जुड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन हटा के एक आयोडीन जुड़ गया और वो हाइड्रोजन दूसरे आयोडीन के साथ चला गया HI के साथ। और HI क्या होता है बेटा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इस रिड्यूसिंग एजेंट के होने की वजह से क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम डायरेक्ट बेंजीन से आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम डायरेक्ट बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाएंगे तो HI एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा और वो आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करके फिर से क्या कर देगा, बेंजीन और I2 बना देगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन सा यूज करते हैं, या तो हम यूज करते हैं HNO3 या फिर हम यूज करते हैं बेटा HiO4, है ना। देखो चेक करो, ठीक है। और जैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों क्या है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी हेल्प से होगा क्या, जैसे ही आपका आयोडोबेंजीन बना साथ में HI बना, तो HI को ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम करने का मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको आगे उसका काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। इसका मतलब जब भी कभी भी आप आयोडोबेंजीन बनाओगे तो आप हमेशा क्या करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे। बोलो क्लियर है ना। जरा बताओ क्या फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं इससे, जल्दी देखो और बताओ, खोलो खोलो चेक करो, जल्दी चेक करो भाई, बोलो बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्यों, कि फ्लोरीन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। बोलो क्लियर हुआ। नाउ द सेकंड प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम एनिलीन।
The second preparation method is by using aniline. एनिलीन को यूज करके बना रहे हैं बेटा, है ना। देखो दो ही मेन प्रिपरेशन मेथड है ना, वो दोनों अपने को पता होने चाहिए। अब जैसे आप एनिलीन को यूज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनिलीन को जब यूज करोगे, सबसे पहले एनिलीन से बनाओगे डायजोनियम सॉल्ट। क्या बनाओगे, डायजोनियम सॉल्ट। अब एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, देखो आपके पास NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन बोलते हैं, बोलो हाँ यार। जैसे एनिलीन में आप यूज करोगे NaNO2 प्लस HCl, एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो NaNO2 प्लस HCl की जगह पे है ना, कई बार आपको HNO2 लिख के देता है और आप समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है, तो आप समझ जाना, है ना। और जैसे NaNO2 और HCl को यूज करोगे तो आपका बेटा बन जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, डाइअजोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट। अब होगा क्या, ये जो डायजोनियम सॉल्ट है ना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये जो डायजोनियम सॉल्ट है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अगर मैं इसकी रिएक्शन Cu2X2 के साथ कराऊं, वेयर X इज क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो Cu2Cl2 या Cu2Br2, तो क्या बन जाएगा आपका, डायजोनियम सॉल्ट हट जाता है, यानी N2 गैस निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और साथ में आपका यहां पे सिर्फ जुड़ जाएगा X। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, सैंडमेयर रिएक्शन। यहीं पर अगर देखो सुनो, यहीं पे अगर मैंने दोबारा से डायजोनियम सॉल्ट लिया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और कॉपर स्लैश HX को डाला, फिर से X कौन होगा बेटा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो फिर से सेम प्रोसेस होगा और आपका एराइल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन जब Cu2X2 को यूज करते थे, रिएक्शन का नाम था सैंडमेयर। अब देखो कॉपर और फिर से HX यानी X ही आया ना दोबारा, अब इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का बेटा, गाटरमान रिएक्शन। लेकिन यार देखो सुनो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को इन दोनों तरीकों से हम बना सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन से भी और गाटरमान रिएक्शन से भी। लेकिन अगर एग्जामिनर मुझे बोल दे कि फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो क्या करोगे, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप फिर से डायजोनियम सॉल्ट लोगे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अब यूज करोगे NaBF4 को। तो जिस तरह से एल्काइल हैलाइड में एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सी रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन थी एल्काइल हैलाइड से, मतलब एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए बेस्ट रिएक्शन कौन सी थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। यानी जब भी एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, लेकिन एराइल फ्लोराइड बनाना है तो इसके लिए बेस्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा, बेल्स साइमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, बेल साइमन रिएक्शन। तो बोलो, डायजोनियम सॉल्ट से हमने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना ली, देखो फ्लोरोबेंजीन भी बना ली, लेकिन आयोडोबेंजीन की अगर बात करें तो देखो डी, डायजोनियम सॉल्ट से हम बना रहे हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अब यहां पर डायजोनियम सॉल्ट से अगर आपको आयोडोबेंजीन बनानी है तो आपको कॉपर मेटल को यूज करने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बता रहा हूं, है ना। तो आप कॉपर मेटल को यूज करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल सा KI यूज कर लो, पोटेशियम आयोडाइड, और इसको शेक कर दो, सिर्फ शेक कर दो। शेक करते ही क्या हो जाएगा, आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। बोलो क्लियर है। तो देखो 1, 2 और 3, ये 3 नेम रिएक्शन यहाँ पे आ गई, है ना। जब एल्किल हैलाइड पढ़ा था 2 नेम रिएक्शन आई थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक और आई थी वुड्स रिएक्शन, एक और आई थी वुड्स रिएक्शन। 3 रिएक्शन थी वहां मेन जो अपने को याद होनी चाहिए, है ना। और एक रिएक्शन जो बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल है, वो कौन सी है, थायोनिल क्लोराइड वाली, वो याद होनी चाहिए। यहां पर ये 3 नेम रिएक्शन अपने को
याद होनी चाहिए, बोलो याद कर पाओगे? चलो शाबाश, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड के बारे में। तो इसको मिटाता हूं और हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। देखो जिस तरह से आपने एल्काइल हैलाइड पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो आपने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ी कितनी पढ़ी थी? जब आपने एल्काइल हैलाइड पढ़ा था कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों? अरे बोलो बेटा, कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी? 3 केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी? 3। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एलिमिनेशन और तीसरी रिएक्शन विथ मेटल। सेम एराइल हैलाइड के लिए भी अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड के लिए भी अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करोगे बच्चों, तो यहां पर भी आप 3 केमिकल रिएक्शंस की बात करोगे। सबसे पहली होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल। तो तीनों लिखता हूं। फर्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन बेटा मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं NSR। एंड द थर्ड रिएक्शन इज, देखो स्टार्ट है ना, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो 3 रिएक्शन यहां पढ़ेंगे, 3 रिएक्शन ही एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी और हमारा खत्म हो जाएगा। हेलो एरिन्स भी है ना, देखो बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ऑफ एराइल हैलाइड, या आप बोल सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स या एराइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है? अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप 4 रिएक्शंस पढ़ते हो। सबसे पहले पढ़ते हो हेलोजिनेशन, दूसरी पढ़ते हो नाइट्रेशन, थर्ड पढ़ते हो सल्फोनेशन एंड द लास्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। तो चारों यहां देखते हैं। देखो ए हम बात कर रहे हैं यहां पर हेलोजिनेशन, ठीक है, जगह कम है कोई बात नहीं, मैं ऐसे में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन, है ना। अब हम एराइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, एराइल हैलाइड। तो मैं एक एराइल हैलाइड बना देता हूं। देखो मैंने एक एराइल हैलाइड बनाया, ये रहा एराइल हैलाइड। Cl लगा दूं, कोई भी होता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कोई भी हो सकता है। तो मैंने Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन बनाई। जब हेलोजिनेशन कराते हैं तो ऐड करते हैं किसको, हेलोजन को, जो अभी अभी पढ़ा है प्रिपरेशन मेथड में देखा ना। और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, आयरन की प्रेजेंस में कर रहे हैं डार्क में, या FeCl3 यूज कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, अच्छा देखो सुनो जरा मुझे बताओ, हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दैट मींस जो भी जुड़ेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे। तो इसका मतलब जैसे आप आयरन के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो जो दूसरा हेलोजन है वो या तो पैरा पे जुड़ेगा या फिर Cl और Cl ऑर्थो पे जुड़ेगा, पता चल रहा है। तो ये पैरा प्रोडक्ट और ये ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, तो बोलो कौन सा मेजर होता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। तो दिस इज पैरा, तो ये क्या है, मेजर है। क्यों मेजर है, और ये बेटा ये माइनर है। तो पैरा प्रोडक्ट मेजर क्यों होता है ये भी बता दो जरा मुझे। ड्यू टू सिमेट्री,
कि पैरा प्रोडक्ट सिमेट्रिक होता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल का ये, कि पैरा प्रोडक्ट जो है मेजर क्यों है, क्योंकि उसके पास सिमेट्री है और सिमेट्री की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है ना, तो मेजर है ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से मेजर है। बोलो क्लियर है। सेकंड, अगर मैं बात करूं नाइट्रेशन, अगर नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, पता चल रहा है। अब और क्या याद रखना है, आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब नाइट्रेशन कराते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इनमें से कौन सा एसिड होता है और कौन सा बेस होता है, तो वैसे तो दोनों एसिड है, लेकिन अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन एसिड होगा, बताना चाहोगे। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में HNO3 जो है वो लुइस बेस या ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करता है, तो किसकी तरह काम कर रहा है, लुइस बेस की तरह, जबकि H2SO4 किसकी तरह बिहेव करता है, लुइस एसिड या फिर ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड एसिड भी बोल सकते हो, लुइस एसिड भी बोल सकते हो, सेम ब्रोंस्टेड बेस भी बोल सकते हो और लुइस बेस भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब देखो आगे सुनो, जब भी नाइट्रेशन होना है ना तो आपको क्या याद रखना है कि आप हमेशा ऐड कराओ किसको, NO2 को, दैट्स इट। किसको ऐड कराओगे, NO2 को। देखो कैसे, देखो यहां पर हेलोजन है Cl, आपने एरो पे दिया है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्लोरीन कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो बेटा क्लोरीन और NO2 प्लस क्लोरीन और NO2, बोलो कौन मेजर, पैरा वाला मेजर और ये ऑर्थो वाला माइनर, माइनर मतलब जो कम अमाउंट में बने। बोलो क्लियर है। सी, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, अगर हम सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में आप रिएजेंट क्या यूज करते हो, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हो, और सल्फोनेशन में आप किसको ऐड करोगे, ऐड करोगे बेटा SO3H को, किसको ऐड करोगे, SO3H को। बोलो समझ आ रहा है, तो सल्फोनेशन में किसको ऐड करते हैं, SO3H को ऐड करते हैं। बोलो क्लियर है। तो चलो करा दो लो सल्फोनेशन, यहां पे आपने लिया क्लोरीन और आपने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो होगा क्या, एक बार SO3H होगा, कहां पर ऐड होगा बोलो, पैरा पे, और दूसरी बार कहां पे ऐड होगा बेटा, अरे बोलो ऑर्थो पर, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो समझ आया, क्लियर है। सेम द लास्ट रिएक्शन जो हमारी रह गई है, जिसको हम यहां पे करते हैं, जिसको हम यहां कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं ना बेटा, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड यूज करते हैं, बस इतना सा याद रखना है। जब भी कभी भी AlCl3 मिल जाए, जब भी कभी भी AlCl3 लिखा मिल जाए ना, तो साफ साफ पकड़ लेना कि भैया ये फ्रीडल क्राफ्ट की बात कर रहा है, दैट्स इट। साफ साफ क्या दिमाग में आना चाहिए, किसकी बात कर रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट की। जब भी AlCl3 है ना, क्योंकि AlCl3 ही आपका मेन लुइस एसिड है जो यूज होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। बोलो क्लियर है। चलो देखो कैसे, ये दो तरह की होगी, एक होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन में आप क्या यूज करते हो, यूज करेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड। क्या यूज करेंगे बेटा, एल्काइल हैलाइड। कैसे, देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे Cl है, आपने एल्काइल हैलाइड यूज किया CH3Cl और आपने लिया AlCl3, तो AlCl3 क्या करता है, क्लोरीन को चुरा के ले जाता है,
अब क्लोरीन को कैसे चुराएगा, Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव। और रिएक्शन का क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है, जो पॉजिटिव चार्ज है। तो अब या तो ये अटैक करेगा ऑर्थो पे या अटैक करेगा पैरा पे, और क्या प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, Cl और CH3 या फिर Cl और CH3, यही प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें, है ना, ये एल्काइलेशन हो गया, आगे यहां ले जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो यहां पे इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। अगर हम बात करें फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन, तो सेकंड इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन की बात करेंगे तो हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एसाइल हैलाइड। किसको यूज करते हैं, एसाइल हैलाइड। तो हम यूज करेंगे एसाइल हैलाइड। और एसाइल हैलाइड क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये वाला पार्ट एसाइल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये वाला, ये एसाइल पार्ट है। ऐसे क्लोरीन जुड़ा है तो एसाइल हैलाइड, तो इसको क्या बोलेंगे, एसाइल हैलाइड। और अब फिर से देखो, आपकी क्लोरोबेंजीन आई, इसके पास एसाइल हैलाइड आया, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसके पास AlCl3 आया, और AlCl3 क्या करेगा, फिर से क्लोरीन को ले जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे। तो एक बार पैरा पे अटैक करा दो, देखो Cl एंड C डबल बॉन्ड O CH3, एक बार पैरा आ गया, और एक बार यहीं पे ऑर्थो भी बना दो, Cl और C डबल बॉन्ड O और CH3, दो बन गए ना, दिख रहे हैं दोनों, ये अलग है और ये अलग है। बोलो पता चला, कोई डाउट है यहां तक, नहीं है। चलो अब देखो, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताने से पहले मैं आपको बताऊं रिएक्शन विद मेटल, क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, वो इसको मिटा करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो हम बात करें रिएक्शन विद मेटल, जिस तरह से हमने एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन विद मेटल में पढ़ा वुड्स रिएक्शन, ऐसे यहां पर रिएक्शन विद मेटल में हम लोग पढ़ते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिंग नहीं, FITTIG, NG नहीं, IG। बच्चे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, क्या फिट कर रहे हो भाई, तो फिटिंग रिएक्शन है ना, फिटिंग साइंटिस्ट थे, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आप दो रिएक्शन पढ़ते हो रिएक्शन विद मेटल में, ए तो पढ़ते हो फिटिंग रिएक्शन, है ना। याद क्या रखना है, फिटिंग रिएक्शन जो है वो सेम एज वुड्स रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन सेम किसकी तरह है, वुड्स रिएक्शन की तरह। यानी आपने क्या किया, आपने दो एराइल, जैसे वुड्स रिएक्शन में क्या लेते थे, एल्काइल हैलाइड, ऐसे यहां पे आप क्या करोगे, एराइल हैलाइड को ले लोगे। किसको ले लोगे बेटा, एराइल हैलाइड को। जैसे ही लिया, किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेते हैं, कल ही बताया था, और 2NaX माइनस हो गया, और क्या बन गया बेटा, बाइफिनाइल। क्या बन गया, बाइफिनाइल। इसका क्या नाम है, बाइफिनाइल। बोलो पता चला। सेम इसी तरह बी क्या आता है, बी आता है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देखो जब वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर वुड्स का तो आएगा एल्काइल हैलाइड, और फिटिक का क्या आएगा, एराइल हैलाइड। तो वुड्स का तो आ गया एल्काइल हैलाइड, CH3X, 2 सोडियम आ गए। फिटिक का क्या आ गया बेटा, एराइल हैलाइड आ गया। और ड्राई ईथर आपने डाला, और ड्राई ईथर डालते ही देखो X निकल गया, और क्या बन गया, बेंजीन रिंग से कौन जुड़ गया, CH3। बोलो इस कंपाउंड का क्या नाम है, टॉल्विन। वेरी गुड, है ना, हाँ पता है, बहुत आसान है ना। तो टॉल्विन बन गया। बोलो यहां तक कोई डाउट है, पक्का कर पाओगे, है ना। तो अब ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोटो खींचना, फोटो खींच सकते हो। अब बात कर रहे हैं लास्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में, है ना। तो चलो एक बार इसको मिटाता हूं और फिर आपको बताता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला पूरा पार्ट हम लोग मिटा रहे हैं क्योंकि अपने पास जगह कम है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कंटेंट अपने को बहुत चाहिए, तो इसलिए हम यहां से
इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, है ना। देखो इसको मिटा करके यहां लिखते हैं हम लोग, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अलग से हेडिंग डाल लेते हैं, है ना, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना हमारा थोड़ा सा। तो देखो बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड कौन सी रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके बारे में ये जानो कि एराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सट्रीम कंडीशंस पे देते हैं। नॉर्मली एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, है ना। तो लिख सकता हूं मैं, एराइल हैलाइड gives nucleophilic substitution reaction at extreme conditions पे देते हैं। क्यों? बिकॉज सबसे पहला रीजन है प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे? आपके पास है एराइल हैलाइड, Cl ले लो। तो देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, दिख रहे हैं क्या? लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। लोन पेयर के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या होगा, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है और यहां पर देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहां पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। जबकि एल्काइल हैलाइड की बात करें, जैसे मैंने बोल दिया CH3 CH2 Cl, तो ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब बोलो पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड तो नहीं है लेकिन सिंगल भी तो नहीं है। अब बोलो पार्शियल का मतलब 50% है, 50% डबल बॉन्ड है, इसका मतलब सिंगल से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, हाँ बोलो, हाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से क्या ये आसानी से टूटेगा, नॉट इजिली ब्रेक, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। और जब आसानी से नहीं टूटेगा तो क्या क्लोरीन निकल पाएगा, कभी आसानी से नहीं निकल पाएगा। इसलिए भाई जब क्लोरीन ही नहीं निकल रहा तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, तो क्या न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, अरे बोलो नहीं हो पाएगा ना। बोलो क्लियर है ये बात, चलो शाबाश। जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इजिली ब्रेक हो जाएगा, आसानी से क्लोरीन निकल जाएगा। इसलिए ही तो एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं लेकिन एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली नहीं देते हैं। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज सुनो, बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कैसे। अगर मैं यहां पर एराइल हैलाइड बनाऊं और यहां पर एल्काइल हैलाइड बनाऊं तो ये वाला कार्बन जो है कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन है। लेकिन ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है। अब हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और लोन पेयर देखते हैं। इस कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के, तो 2 और 2 कितने हुए 4, तो sp3 कार्बन। अब sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.75, जबकि sp3 की कितनी होती है बेटा, हाँ वेरी गुड, कितनी 2.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 2.5 जबकि ये 2.5 है ना। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, क्या उसको जाने देगा। अब अंतर है ना कि कोई बच्चा खड़ा है, एक तो दूसरे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा है और एक बार मैंने पकड़ लिया, तो मुझसे आसानी छुड़ा पाएगा उस बच्चे से, मुझसे ना, उस बच्चे से तो मुश्किल से छुड़ा पाएगा भाई, उस बच्चे से आसानी से छुड़ा लेगा और मुझसे मुश्किल से छुड़ा पाएगा। तो सेम वही हो रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्लोरीन को जाने नहीं देगा आसानी से, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्लोरीन नॉट इजिली
रिमूव, क्लोरीन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा, बोलो समझे। सी, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन। अब अगर आपने बेंजीन रिंग से अगर हेलोजन को हटा दिया तो बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन गया, फिनाइल कार्बोकैटायन। क्या बना, फिनाइल कार्बोकैटायन, जो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। और हर एक रिएक्टेंट क्या चाहता है कि मेरा जो इंटरमीडिएट बने, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन या कार्बन फ्री रेडिकल, जो मेरा इंटरमीडिएट बने वो ज्यादा स्टेबल बने। हर रिएक्टेंट क्या जाएगा, मेरा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बने। क्या ज्यादा स्टेबल बन रहा है, नहीं, तो ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन को नहीं हटाता है। तो ये 3 रीजन है, आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ फिर हाउ टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को हम इंक्रीज कैसे करें, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसको मिटा दूं जरा, देखो ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं, एक सेकेंड, और इसको मिटाने के बाद, हाँ इसको मिटाते हैं, ठीक है, और मिटाने के बाद अब बढ़ते हैं आगे, है ना। तो चलो देखो, हम बोल रहे हैं किसके बारे में बेटा, हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाउ टू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसे इंक्रीज करते हैं, तो आंसर है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, शॉर्ट में EWG। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा, NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है ना, इस तरह से एग्जाम्पल्स। और क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड O NH2 हो सकता है। तो ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, आपकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं, सॉरी बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब कैसे बढ़ाते हैं, देखो एक एग्जांपल, ए मैंने बोला कि मेरे पास क्लोरोबेंजीन है ना, और मैंने Cl को हटा के OH जोड़ना है, यानी मुझे ये बनाना है, Cl को हटाना है और OH को जोड़ना है। तो OH को जोड़ने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले NaOH, और सेकंड हम लेते हैं H पॉजिटिव आयन। लेकिन मैंने क्या बोला, एराइल हैलाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कंडीशंस क्या होंगी, एक्सट्रीम होंगी, यानी टेम्परेचर कितना होगा, 623 केल्विन, 623 केल्विन, और प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, है ना, यानी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए भाई। 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत हाई प्रेशर होता है ना, और ये 623 केल्विन भी हाई टेम्परेचर है ना। 373 केल्विन का मतलब क्या है, 100 डिग्री, और ये तो 623 है, तो कितना ज्यादा है, 200-300 डिग्री है, तो है ना। लेकिन अगर यहीं पर मैं क्या करूं कि मैं यहां पे क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं, NO2, तो NO2 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। अगर यहां NO2 जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो अब NO2 को अगर मैंने जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, और मैं NaOH को यूज कर रहा हूं, साथ में H पॉजिटिव को यूज कर रहा हूं, तो मेरे को प्रेशर तो नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वही रखना है, प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, 443 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया, देखो 623 से 443 हो गया, है ना,
तो देखो 200 केल्विन के आसपास कम हो गया ना, कितना डिफरेंस आ गया, और आपका कंपाउंड क्या बन गया, OH और NO2। अब सी, मैं क्या कर रहा हूं, दो NO2 ग्रुप जोड़ दे रहा हूं, Cl NO2 और NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप आप कैसे जोड़ते हो, नाइट्रेशन करा के ना, पता है ना आपको, है ना। और अब फिर से मैंने क्या लिया, NaOH, और सेकंड क्या लिया, H पॉजिटिव। अब की बार देखो टेम्परेचर क्या बताओ, क्या टेम्परेचर, दो NO2, एक भी NO2 नहीं था, टेम्परेचर ज्यादा था, एक जुड़ा तो टेम्परेचर कम हुआ, दो जुड़े टेम्परेचर और कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 368 केल्विन। तो देखो और कम हो गया, और आराम से Cl को हटा के आप क्या जोड़ सकते हो, OH को जोड़ सकते हो, NO2 यहीं का यहीं रहेगा। और D लास्ट, अगर मैं तीन NO2 को जोड़ दूं बेटा, OH NO2 NO2 और NO2, अगर मैं तीन NO2 को जोड़ दूं और NaOH और H पॉजिटिव आयन को ले लूं, तो अब तो मैं हल्का से इसको वार्म करूंगा ना, हल्का से गर्म करूंगा, तो ही, अच्छे से लिख देते हैं, हल्का से इसको गर्म करूंगा ना, तो ही ये फटाफट से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, OH NO2 NO2 और NO2, है ना। अब इन तीनों कंपाउंड के नाम क्या है, ये तो फिनॉल है, ये क्या है, पैरा नाइट्रो फिनॉल, या और क्या बोल सकते हो इसको, 1 2 3 4 4 नाइट्रो फिनॉल, बोलो पता चल रहा है, नाम पता होने चाहिए भाई, नाम पता होना चाहिए, एग्जाम नाम से खेलता है, ठीक है। ये वाला बोलो, 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, और ये वाला 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसको और प्यार से क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये एसिड नहीं है, ये फिनॉल है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, बोलो याद रखोगे। और इसी के साथ आपका एराइल हैलाइड होता है समाप्त, तीनों की तीनों रिएक्शंस पढ़ ली, बस इतना कर लेना, आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन दोनों कवर हो जाएगा, है ना। चलो कर लो बेटा नोट।